हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले कोस्ट गार्ड के लिए अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट देना है एग्जाम तो उसके लिए भी होगा ये। स्पेशली थंबनेल पे लिखा है जीडी, तो इसका मतलब ये मत सोच रहे कि जीडी के लिए हेल्पफुल होगा। ये दोनों एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। और इसके अंदर मैं 300 प्लस जीके जीएस करा रहा हूँ, जहाँ पे आपको 5 नंबर के जीके आते हैं। और कोस्ट गार्ड के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर तो बहुत 25 जीके आते हैं। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगी, रियली मैं बोल रहा हूँ। चलो इसको स्टार्ट करेंगे और कोशिश रहेगी कि बहुत कम टाइम के अंदर इसको खत्म किया जाए। और जाने से पहले अगर कोस्ट गार्ड आप नाविक की तैयारी करो या फिर असिस्टेंट कमांडेंट की, असिस्टेंट कमांडेंट की एक टेस्ट सीरीज हमने अवेलेबल करा दी है ऐप के ऊपर, फ्री में जाओगे तो वहां पे असिस्टेंट कमांडेंट की मैं बोल रहा हूँ, तो आपको जो उधर लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखती है ना, उस लाइन पे जाना और वहां पे फ्री मटेरियल होगा। और उस फ्री मटेरियल के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट का फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टेस्ट सीरीज की प्राइस है 120 रुपीज़। अगर आप लेते हो ना, जैसे कि 18 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल के बीच में लेते हो, तो आपको ये 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर कोस्ट गार्ड जीडी की 10 टेस्ट सीरीज मिलेगी, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों होंगी, और 110 नंबर का पेपर होता है यहाँ पे। वो कंप्लीट हमने एग्जाम के पैटर्न का वीवीआई क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है, तो जाओ आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहां से टेस्ट सीरीज लगाओ। अगर पेमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और कोस्ट गार्ड जीडी या फिर कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लेने हैं, असिस्टेंट कमांडेंट वाले भी नाविक का पीडीएफ पढ़ के जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। तो वो सारे पीडीएफ जो एग्जाम में हमेशा आते हैं क्वेश्चन जहां से, वो सारे पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों का। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी बाय कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो। इस पीडीएफ का ज्यादा जिक्र मैं करूंगा नहीं, क्योंकि अब एग्जाम इतना करीब आ गया, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो ब्लेम करेंगे। बट गई जिसने पढ़ा होगा एग्जाम में अब रॉक करके आएगा। और इसका इतिहास रह चुका है हमारे पीडीएफ का कि जब जब बच्चों ने इसके ऊपर टाइम दिया वो एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करके आते हैं। ठीक है, बस व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, जिसको बाय करना वो कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट 1 से। हर सेट में 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, 10-11 सेट करेंगे। टारगेट रहेगा 300 प्लस क्वेश्चन हम लोग कर ले। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपने इसको पढ़ा भी होगा, बट फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखो पहली बात तो मैग्ना कार्टा, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने पहले स्टोरी में पढ़ाया था इसको, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है पार्ट 3 को। ठीक है, लाइक भाग 3 को। अब गई एक चीज यहाँ पे जानने के लिए इंपॉर्टेंट है कि पार्ट 3 में जो है आर्टिकल कितने से कितने आते हैं। तो इसके अंदर आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक आते हैं, 35 तक आते हैं। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 12 से लेकर 35 आर्टिकल इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और ये जनरली किस चीज पे है, तो फंडामेंटल राइट्स पे है, मौलिक अधिकार पे है। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहा होता है पार्ट 3। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जा रहा हो, बात कर रहा होता है। ये पार्ट 3 किसके ऊपर है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत का। और इसके अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक देखने के लिए मिल जाता है। ओके, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कह रहा है कथकली नृत्य जो है ना वो किस राज्य के मतलब किस स्टेट से संबंधित है। कथकली, दो चीज समझना, अगर कथकली कहे तो केरला कहोगे, वहीं पे आपसे सिर्फ कथक कहे तो नॉर्थ इंडिया। ठीक है, उत्तर भारत से संबंधित है, उत्तर भारत, या फिर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दे देते हैं। तो ये भी समझ में आना चाहिए आपको, अगर सिर्फ कथक कहे तब। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है, कथकली का केरला। ओके, दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, कली केरल में खिलेगी और सिर्फ कथक नॉर्थ भारत या फिर उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत में रहेगा। आगे देखो थर्ड कह रहा है क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध जो है ना सवाई जैसे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ऑब्वियस चीज है, ये आपको नाम से लग रहा है कि कहाँ पे, भाई राजस्थान में। तो राजस्थान के सारे ऑप्शन है, जो कि जोधपुर के अंदर है। तो इसमें तो कुछ ज्यादा डिटेल में जाने लायक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक आपने बिल गेट्स को सुना होगा, और बहुत सारे बच्चे बिल गेट्स आंसर कर देंगे, गलत हो जाएगा। ये पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों साथ में थे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है यहाँ पे, बोथ। तो एक को आंसर मत कर देना। ये इंसान बहुत आजकल चर्चे में, ये कोई चाय वाला है ना, उसको शायद ये इसने कुछ उसे मतलब जाके चाय वाय पिया था, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इसकी वजह से। तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखो। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी करा दूंगा मैं आपको, साइंस से रिलेटेड भी करा दूंगा, जीके तो होता ही है। तो ये जो है ना रे टॉमलिंसन नाम के इंसान जो थे, कंप्यूटर के जन्मदाता, सॉरी ईमेल के जन्मदाता माने जाते हैं।
फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, फिर क्या आ जाएगा, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल संविधान में कितने थे और प्रेजेंट में कितने हैं, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो जब भी क्या आएगा मूल संविधान का मतलब ओरिजिनल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें 395 कितने थे, आर्टिकल क्या थे, 395 थे, ठीक है। तो एक्चुअली उस टाइम से और प्रेजेंट में कहेगा, प्रेजेंट में बढ़िया से लिख देता हूं, ठीक है। प्रेजेंट में कितने हैं, 448 आर्टिकल से ड्यू टू 104, मतलब 104 अमेंडमेंट हुआ है, उसमें बाद में 448 आर्टिकल अभी हो चुके हैं, ठीक है। चलो अब कह रहा है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता देता है। अब देखो सबसे पहले ये चीज समझो, नागरिकता से संबंधित कौन सा चीज है, कौन सा चीज नहीं है, क्या कहते हैं उसको, अनुच्छेद, आर्टिकल कह रहा, मतलब पार्ट में बता देता हूँ आपको, आर्टिकल बताता हूँ, कभी कभार मैं बोलने में भूल जाता हूँ किसको क्या कहते हैं, दिमाग में रहता है लेकिन भूल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अब देखो सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन सा है चीज यहाँ पे गाइस, तो ये 5 से 11 समझ में आ गया। 1 से 4 क्या है, वो पार्ट 1 है, और पार्ट 2 के अंदर क्या है भाई, 5 से लेके 11 तक। ओके, पार्ट 2 के अंदर क्या है भाई, 5 से लेके 11 आर्टिकल तक, अनुच्छेद तक, जो हमको कहता है कि सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। ओके, अब ये तो ठीक है, सिटीजनशिप ये मतलब करता है। अब ये भी हो सकता है ना कि अनुच्छेद 5 के अंदर क्या है, 6 के अंदर क्या है, तो ये सभी चीजें पार्ट, जैसे हम लोग अनुच्छेद, यहाँ पे ना रुको, मैंने पार्ट 2 लिखना था और ये आर्टिकल लिखना था 5 से 11। ओके, अब पूछोगे आर्टिकल 5 के अंदर क्या है, तो बस यही चीज दिया जाता है, जैसे संविधान जब बना तो उसके स्टार्टिंग में उनको सिटीजनशिप मिला। 6 क्या है, तो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आए थे उनको सिटीजनशिप मिला। 7 क्या है भाई, तो जैसे होता है ना कि पाकिस्तान से मान लो कोई इंसान गया और फिर वहां से आया, उसको मिलता है। और मान लो से 8 क्या, मान लो क्या 8 क्या कहता है, लाइक जो विदेश में रह रहे हैं उनको नागरिकता देना है। और 9 क्या कहता है, अगर मान लो कोई विदेशी नागरिक है, ठीक है, और सॉरी कोई इंडियन नागरिक है, अगर वो विदेश में जाके नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसको भारत की नागरिकता को समाप्त कर देना होगा, ये कहा जाता है। और जैसे ये चीज अक्षय कुमार के साथ हुआ था। फिर आर्टिकल 10 क्या कह रहा होता है भाई, ये कहता है जैसे मान लो नागरिकता बना रहना चाहिए इंडिया का, वो चीज है। फिर 11 वही चीज है, जैसे नागरिकता कानून बनाने का अधिकार किसको दे रखा गया, तो संसद को दे रखा है, ये चीज इसके अंदर मेंशन है। बस इतना डिटेल में कौन पढ़ता है, तो मैं तो अभी रिसेंट में मैंने रिवीजन किया था तो मेरे को जुबानी पे सब याद है, लेकिन जरूरी नहीं उतना याद करना, बस ये जानो पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड है, और उसके अंदर पार्ट 2 के अंदर 5 से 11 तक आर्टिकल्स आते हैं। ये चीज पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको पार्ट 2 ना देके आर्टिकल दे दिया गया। आर्टिकल 5 to 11 का मतलब पार्ट 2 भाग 2। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, क्लासिकल डांस नहीं है। इसमें ध्यान से सुना, नहीं कहा है, तो गरबा ये क्या है, फोक डांस के अंदर आ जाता है, ये शास्त्रीय नृत्य या फिर क्लासिकल डांस के अंदर नहीं आता है। तो कथक, ओडिसी, मणिपुरी, ये सारी चीजें क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है, आपको याद होना चाहिए। रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी रोम को कहते हैं, रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों चीजें याद रखोगे आप, कुछ भी जीके के अंदर कुछ भी आता है, ठीक है। चलो दूरदृष्टि, दूरी की दृष्टि से तृतीय, अच्छा मैं दूरदृष्टि दोस्त पढ़ने लगा था इसको, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, तो भाई डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कैसे होता है, तो स्टार्टिंग में हमारा बुध होता है, शुक्र होता है, ठीक है, मरकरी, वीनस, फिर पृथ्वी होता है, अर्थ होता है हमारा, मंगल होता है, मार्स होता है हमारा, ठीक है। तो फिलहाल कौन पे आ गया, 3rd नंबर पे हमारा अर्थ है, तो पृथ्वी ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। मंगल के बाद क्या हो जाएगा आपका, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, ऐसे चल जाते हैं वो लोग। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, ठीक है, मतलब किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये चीज बता दो आप। तो हमारा जो है ना, पहली बात तो मरकरी और वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, तो इसमें बहुत कुछ छीलूंगा नहीं, बहुत ही बेसिक सा चीज है जो बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और शुक्र को ना मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, ट्विन सिस्टर कहा जाता है वीनस को, तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए। इसको सांझ का या भोर का तारा भी कहा जाता है, बिकॉज ये बहुत चमकीला होता है शुक्र, वीनस, ओके, ब्राइटेस्ट। फिर आगे कह रहे हैं कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कौन सा गाइस, तो कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है आइस हॉकी,
तो इसमें मैं बहुत छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। सोच रहा हूँ कि जितनी कम टाइम में आपको 300 क्वेश्चन करा दूं, इंपॉर्टेंट जो है। फिर कह रहा है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है भाई, तो ये हॉकी से रिलेटेड है, आपको याद रखना चाहिए। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। फिर कह रहा आपसे चलो बता दो कि निम्नलिखित में से किसी संविधान की आत्मा, ठीक है, ये कह रहा है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन जाना जाता है, जो प्रिम्बल होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कहा जाता है आत्मा संविधान की, या फिर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सही है। आगे देखो कह रहा है पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका रीजन क्या है, द रीजन व्हाई द हेयर ऑफ सेविंग ब्रश स्टिक टुगेदर व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर इज व्हाट। तो गाइज यहाँ पे आपने सेविंग ब्रश देखा होगा, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे निकला होता है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक का हो या फिर फाइबर का हो, जिस का पानी में डुबाओगे ये फैल जाते हैं, जैसे निकालोगे एक दूसरे से ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है, ऐसे चिपक जाते हैं। रीजन वो होता है रीजन सरफेस टेंशन, ठीक है, पृष्ठ तनाव होता है वो। चलो फिर कह रहा है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली द हाइट ऑफ सिंक्रोनियस सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो जितने भी सिंक्रोनियस सैटेलाइट्स होते हैं उनको 36,000 किलोमीटर पर जाके इंस्टॉल किया जाता है। ओके चलो, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। फिर कह रहा है देखो कोस्ट गार्ड के अंदर मैं जब जी के बोलता हूँ तो जी को टारगेट मत करो, 5 नंबर जी के 10 नंबर साइंस, ये दोनों चीजों को मैं एक साथ कवर करा रहा हूँ, बट साइंस की क्लासेस अलग से भी लेके आऊंगा। ओके, तो टेंशन वाली चीज नहीं है, ये बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे ना साइंस, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे साइंस वाले सेक्शन में भी पूछा जाएगा। और कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की तो बात ही अलग है, ठीक है, वो तो बहुत लंबा विजिट है, जीके के 25 क्वेश्चन, 12-13 साइंस पूछेंगे तो 37 क्वेश्चन के आसपास आ जाएगा। आईसी पर जो परत होती है वो किस चीज की होती है, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जिसपे किस चीज की होती है, सिलिकॉन की लेयर होती है, ये चीज रहेगा आपको पता। चलो फिर कह रहा है किस तरह शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का यूज होता है। मुखौटा आपने देखा होगा, लाइक मास्क पहन के डांस किया जाता है, हरा हरा करके आपने देखना होगा कभी कभार टीवी के अंदर। कथकली जो होती है ना वही होती है। कथकली कहाँ की है, केरला की है, चीज पता होगा, एक बार गूगल यूट्यूब पे सर्च करो कथकली डांस, आपको दिख जाएगा, केरला वाली। फिर कहोगे निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से, बताओ, बहुत सारे जो इसके अंदर डांस है ना उसमें से कौन सा जो है ना ईस्टर्न इंडिया से है। तो गाइस कथकली मैंने बोला केरला की, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम कहाँ का है भाई, तमिलनाडु, और मणिपुरी जो है मणिपुर का है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑब्वियस चीज है, मणिपुरी इधर ईस्टर्न इंडिया का है, ठीक है, जो कि 7 सिस्टर्स के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवत्ति सूचियों के संबंधित है। Which schedule of the Constitution of India deals with Union State of Concurrent List। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये संवर्ती सूची क्या है, संघ सूची क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको। हाईलाइट इन द सेंस कि थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के बताओ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने सारे लिस्ट है, अनुसूचियां हैं, बताओ ये चीज बताओ। तो सबसे पहले आपको पता चल होनी चाहिए कि टोटल मिला के 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, कितने सारे लिस्ट है भाई यहाँ पे 12। ओके, ये चीज पता होना चाहिए। और 12 के अंदर 12 है यहाँ पे, ये चीज समझ में आना चाहिए। तो 12 को अगर बांटोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इन सब में अलग अलग चीजों का मेंशन कर रखा गया है। तो ये चीज पूछ रहा ना कि वो बताओ कौन सी अनुसूची जो है जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के बारे में बता रखा गया है, किस शेड्यूल के अंदर, लिस्ट नहीं, किस शेड्यूल के अंदर, ठीक है, अनुसूची कह रहा है ये। तो ये जो है ना ये 3 चीजों का जिक्र कर रखा है 7th शेड्यूल के अंदर। क्या कर रखा है भाई, 7th के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बोलोगे इतना जब यही बोलना था तो सीधे सीधे बोल देते, इतना लंबा चौड़ा क्यों बताया आपने। देखो गाइस ये चीज इतना लंबा चौड़ा बताने का रीजन ये है ना कि सबका अलग अलग टास्क है। जैसे शेड्यूल 1 के अंदर क्या कर रखा गया, इसमें क्या है ना, संघ जो है ना इसके राज्य है, ये चीज कहा गया, संघ और राज्यों का जो है चर्चा कर रखा गया, ठीक है। किसका चर्चा कर भाई, जैसे कह रहे संघ, यूनियन एंड टेरिटरी का इसका चर्चा कर रखा गया इसके अंदर, या फिर आप कह सकते हो यूनियन एंड स्टेट्स का चर्चा कर रखा गया इसके अंदर, ठीक है, उनके नामों का चर्चा कर रखा है शेड्यूल 1 के अंदर। 2 के अंदर पेमेंट्स के बारे में बता रखा गया है, ठीक है, तो अब समझ में आ गया, पेमेंट्स भत्तों के बारे में बताया गया, तो सबको कैसे पेमेंट देना है, क्या करना है, ठीक है, उनके बारे में। 3rd में ओथ के बारे में, शपथ के बारे में बता रखा गया कि शपथ जो है वो कौन किसको कराएगा, किस तरीके से ग्रहण करना है। 4th में क्या कर रखा गया है, जैसे क्या होता है ना कि राज्यसभा में क्या होता है, स्थानों का आवंटन करना होता है, जो कि 4th के अंदर कर रखा गया। 5th के अंदर देखो क्या कर रखा गया, अनुसूचित और जो जनजातियां होती है ना उनके बारे में 5th के अंदर डाल रखा गया है।
तो ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। कोई वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रट जाओ लास्ट टाइम में, तो पॉसिबल भी नहीं है, बट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 में क्या कह रहा है भाई, जैसे कुछ स्पेशल स्टेट्स दे रखा गया है, इसके अंदर 4 स्टेट्स के 6 के अंदर चर्चा कर रखा गया है। हम लोग इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं ATM2। जैसे ए से आसाम, टी से त्रिपुरा और M2 का मतलब क्या हो गया, 2 M और M। पहला M का मतलब मेघालय और दूसरा M का मतलब मिजोरम। तो ये 4 स्टेट को शेड्यूल 6 के अंदर चर्चा कर रखा गया। और 7th में क्या चर्चा कर रखा है, जो अभी मैंने बोला, ये 3 सूचियां डाल रखा गया, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का जिक्र 7th के अंदर कर रखा गया। 8 के अंदर क्या कर रखा है, जो कुछ जो भाषाएं है ना, 22 भाषाएं, उनका चर्चा यहाँ पे कर रखा गया है, जो राज्य भाषा जो है वहां पे, ठीक है। 9th के अंदर क्या है, 9th के अंदर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, 9th के अंदर मिल जाता है। 10th के अंदर क्या मिल जाता है, जाके जो दल बदल करते हैं ना बार बार, उस पर रोक लगाने का जिक्र 10th के अंदर कर रखा गया। 11th के अंदर क्या करा, जितने भी पंचायती राज से संबंधित चीजें, पंचायतों से संबंधित है, वो 11th के अंदर। और 12th के अंदर नगर पालिका से रिलेटेड चीजें यहाँ पे ऐड कर रखी गई। तो अगर आपके अंदर क्षमता है तो 12 पढ़ लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नई क्षमता है तो सिर्फ एक चीज जान लो, जो भी क्वेश्चन के ऊपर मैंने चेक किया कि जिक्र किया कि जो लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये 3 सूचियां जो है ना, वो किस शेड्यूल के अंदर है, 7th के अंदर है। ओके, काफी मैं डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं बता दिया, बाकी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था, तो गाइस उस टाइम भगत सिंह नहीं थे, ठीक है, उस लड़ाई में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बाकी ये सभी लोग थे, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह द्वितीय जफर कह लो। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है ना, वो किस स्टेट से संबंधित है, ये चीज पूछा जाता था। वो भी मोहिनीअट्टम जस्ट मैंने बोला केरला से। नहीं पढ़ाया था शायद आपको। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से ही होती है, बारिश की बूंदें पृष्ठ तनाव की वजह से। आगे बढ़ते, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कहीं। तो सबसे तीव्र गति से लगाने वाला है मरकरी, बुध, जिसको हम लोग कहते हैं। और एक्सिस पे अपने सबसे फास्ट कौन चलता है, अपने एक्सिस पे गोल गोल कौन तेज घूमता है, जुपिटर। 25 कह रहा है, बताओ निम्नलिखित में से किस देश से भारत सरकार ने संसदीय प्रणाली उधार ली थी। बहुत सारी चीजों को अलग अलग देशों से हमने लिया है, ठीक है। इमरजेंसी को अलग स्टेट से, लाइक DPSP को अलग स्टेट से, या फिर हर चीजें देखोगे ना आप तो अलग अलग स्टेट से हमने कुछ कुछ ले रखा है। तो वैसे अगर पूछेगा कि संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से ले रखा गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब चलते हम लोग सेट 2 की तरफ। यहाँ पे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई, तो यहाँ पे ऑब्वियस चीज है, समझ में आना चाहिए कि नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछती है, इसके फाउंडर कौन थे, कमेंट करके बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप कमेंट करके बताओगे। वैसे अगर नहीं पता तो एओ ह्यूम का आपने नाम सुना होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा ये भी चीज। उनका पूरा नाम क्या था, एलान, मैं भूल रहा हूँ, ऑक्टेवियन करके नाम था, एलान ऑक्टेवियन ह्यूम करके नाम था, जो कि वो ब्रिटिशर्स ही थे, रिटायर्ड ब्रिटिशर्स था वो, ठीक है। और ये पार्टी स्थापना ही किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। यहाँ आगे बढ़ते 1885 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते गाइस, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फिर से कंफ्यूजन है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग के अंदर किया गया, ये चीज मैंने आपको शायद नहीं पढ़ाया था। फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ाया, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाया था आपको, फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ाया था ना आपको, पार्ट 3 के वाला, हाँ ये तो पढ़ा रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। फिर कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम जो है ना, पहली बात एक चीज मैं समझाता हूँ, इंडिया विंस फ्रीडम अलग चीज है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया अलग चीज है, और विंग्स ऑफ द फायर अलग चीज है। बहुत सारे बच्चे तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या हो रहा है, और वैसे इनके जो नाम मैं बताऊंगा ना वो अलग अलग है। मौलाना आजाद ने किया था, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, इंडिया विंस फ्रीडम। तो देखो मौलाना आजाद और अब्दुल कलाम आजाद अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम के जो ऑथर थे वो। एक सीरीज में इसी में आगे कंटिन्यू करूंगा सिर्फ बुक के ऊपर। लास्ट में श्रम दिवस जो है ना किस डेट को मनाया जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्वेश्चन को फोकस करते हैं। देखो 1 मई को जो होता है ना वो श्रम दिवस लेबर डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते, फिर कह रहे हैं कूना इसमें से किस देश की राजधानी है, तो कूना भी बहुत बार पूछा गया है। कूना किस देश की राजधानी है, या फिर क्वेश्चन उल्टा है, कूना तो राजधानी है ही नहीं भाई, या फिर वो तो एक करेंसी है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। कूना इसमें से पूछना था किस देश की वो है, करेंसी है, ठीक है ना कि कैपिटल, गलत क्वेश्चन है ये।
देखो इसके अंदर मैं आपको चीजों को बताता हूँ। पूना इज अ करेंसी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पूना क्या है? करेंसी है। वो किस देश की है? तो वो क्रोएशिया की है। और ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, क्रोएशिया, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है भाई? तो इसका क्या कैपिटल हो जाएगा आपका? जगरेब, ये इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है, ध्यान से सुनना, टाइपिंग में एरर है। कूना जो है वो करेंसी है, किस कंट्री की करेंसी है वो भाई? क्रोएशिया की। और क्रोएशिया की जो कैपिटल है वो जगरेब है। तो ये चीजों को ध्यान देना, ओके। आगे फिर है आईएमएफ का जो है ना वो कहाँ पे है, क्या कहते हैं उसको, मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी के अंदर है इसका हेडक्वार्टर्स। आगे देखते हैं, आयरलैंड की कैपिटल पूछ रहा है आपसे कहाँ पे, तो आयरलैंड का डबलिन में। तो ये तो इंग्लिश के बुक में पढ़ना भी था 10th के अंदर। फिर कह रहा है डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो डेनमार्क की जो है ना वो कोपेनहेगन जो करके नाम है, और क्रोन इसकी जो है ना मुद्रा है, ठीक है। चलो, कोपेनहेगन करके जो पढ़ते हैं हम लोग, अब इसको इंग्लिश में क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, बट हम लोग हिंदी में कोपेनहेगन करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? क्रोन है, क्रोन। अब कह रहा है कजरी जो है ना किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? जो कजरी है वो कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, या फिर काजरी बोलते, कजरी बोलते, जो भी बोलते, ये उत्तर प्रदेश का है, ओके। चलो आगे कह रहा है बिस्केक जो है ना किस देश की राजधानी है गाइस? तो बिस्केक जो है किर्गिस्तान की है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार डिफेंस एग्जाम पूछते रहता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये भी पूछ सकता है। तो संतोष ट्रॉफी जो है ना फुटबॉल से रिलेटेड है, ओके। फिर कह रहा है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है ना वो का डैश का आधार बना। तो देखो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या है? पहली बात तो मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ। अंग्रेजों के द्वारा एक बनाई गई कानून थी, 1919 का नियम था, आपने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1999, ठीक है। 1919 का एक अधिनियम पारित किया गया था। और मैं क्या कह सकता हूँ, लाइक वहां पे इन चोटों ने ना मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको नाम से कहा जाता है। इसका रीजन क्या है कि इसको मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, जबकि दोनों अलग अलग नाम है, ठीक है। अगर जो क्या बोलते हैं इसको, मोंटेग जो था ना ये आपका, ये वायसरी में का मतलब एक तरीके से कह सकते हो उस टाइम का वो था, वायसराय था, ठीक है। और ये क्या दूसरा क्या है, इसका नाम है चेम्सफोर्ड, ये जो था ना उस टाइम का सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया था। इन दोनों ने एक रिफॉर्म्स लाया था 1919 का, ओके। और जिसके अंदर बहुत सारे अटपटे काम थे, जैसे ये एक 10 साल का जो बना के लाए थे, इसमें कहा था कि केंद्र के अंदर क्या होगा, जो विधायिका होगी ना उसके अंदर वो होगा द्विसदन होगा, या फिर द्विसदनात्मक होगा, हिंदी में हमने पढ़ा, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और जैसे इसी ने क्या किया था ना 1919 में, ये चीज रहा था, प्रांत के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर द्वैत शासन का स्थापना किया गया था इसी के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से पूछा जाता है, अगर आपको पता हो तो पढ़ लो, अदरवाइज ये जानो कि 1919 के नियम को ना मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि मैंने जो हिंदी में पढ़ा है उसको बोल पाना थोड़ा कभी कभार कठिन हो जाता है, ऐसा सा वर्ड होता है हिंदी का, जैसे द्विसदनात्मक, ये पढ़ा हमने और बोल पाना थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो याद रहे विक्रमशिला का धर्मपाल ने स्थापना किया गया था, ठीक है। और मैं पूछूं कि नालंदा का किसने किया था? बहुत बार पढ़ा रखा है, बताओ नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? मैं आगे बता दूंगा अगर आपको नहीं पता होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट है कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है ना वो कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है, ओके। कालीबंगा का नाम काली चिड़ियों के ऊपर रखा गया था। झेलम का युद्ध किसने लड़ा था गाइस? तो आजकल बहुत ज्यादा ये चर्चा में है कि झेलम का युद्ध जो है ना पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। और ये चीज बहुत चर्चा में इसलिए है ना क्योंकि आज भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो कर होता है, लाइक इसके ऊपर विवाद होता है कि आखिर में जीता कौन। कुछ कहते हैं सिकंदर जीता, किसी कोई कहता है पोरस जीता, जो पोरस थे वो जीते, फिर कहा जाता है नहीं पोरस तो हार गए थे, फिर कहते हैं सिकंदर इसी की वजह से भाग गया था। मतलब जो चीज अभी तक बहुत खुल के क्लैरिटी नहीं है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। बट ये चीज याद रखना है कि इसको हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है और झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, बैटल ऑफ झेलम, जो कि पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। फिर हर्यक वंश का संस्थापना किसने किया था? तो ये चीज जो था ना वो बिंबिसार था। बिंबिसार और बिंदुसार दोनों ऑप्शन में कभी कभार दिया जाता है, ध्यान से सुनना। एक ऑप्शन में दे देंगे बिंदुसार। बिंदुसार जो थे ना वो मौर्य डायनेस्टी से थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। और बिंबिसार ही नहीं, बिंबिसार, ठीक है। और बिंबिसार जो था ना वो हर्यक वंश का फाउंडर था, ये चीज याद रखना होगा,
ठीक है, जिसका बेटा था शायद क्या अजात शत्रु उसी का बेटा था, ठीक है। और बिंदुसार का बेटा अशोक थे, और बिंदुसार खुद किसके बेटे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे और अखंड भारत के उन्होंने बनाया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। पेंसिल के अंदर किसका यूज करते हो, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। और ग्रेफाइट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक का एक अच्छा कंडक्टर होता है, वो विद्युत का चालक होता है, तो ये चीज भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। 18 नंबर कह रहा है एमएस विंडो 10 के साथ कौन सा वेब ब्राउजर पहले से इंस्टॉल आता है। जब भी आप कोई भी लैपटॉप लेते हो जिसके अंदर विंडोज होता है, मैं आपको एप्पल की नहीं कह रहा हूँ, लाइक आपने विंडोज की अगर कोई कंप्यूटर ली है, ठीक है, जिसके अंदर जनरली आपको प्रोसेसर इंटेल वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, तो उसके अंदर आपको ना एज माइक्रोसॉफ्ट एज का एक ब्राउजर मिलेगा पहले से इंस्टॉल, ठीक है। आप उसमें से क्रोम वगैरह हट जाता है इजीली, लेकिन एज को हटा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो एज पहले से प्री इंस्टॉल करके आपको मिल जाता है उसके अंदर, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट की है। आगे बढ़ते, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य कर रहा होता है, बोलोगे वो अपनी भाषा पर, तो उसकी अपनी भाषा कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज, ओके। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क आमतौर पे सबसे तेज होता है। देखो मैं चीजें पढ़ाता हूँ आपको। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, और लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ठीक है चलो, वैन तो है वाइड एरिया नेटवर्क, तो वैन मतलब वाइड बहुत चौड़ा, तो इसका मतलब बहुत तेज होगा, नहीं भाई। देखो एक चीज है, जो चीजें जितनी फैलेंगी उतनी कमजोर हो जाती है। ये कोरोना वायरस नहीं है कि जितना फैलेगा उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है, ये नेटवर्क है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है ना, लाइक अगर मान लो घर में आपने वाईफाई लगवाया, ओके, ध्यान से सुनना, और आप कब दूसरे कमरे में बैठ के ना अपने मोबाइल का वो वाईफाई खोलते हो और कनेक्ट कर लेते हो, एक वाईफाई वो हो गया, ओके। और एक बार क्या होता है, वाईफाई से ना आपने राउटर से डायरेक्टली, या फिर आपको जो भी मिलता है राउटर उसके अंदर डायरेक्टली आपने उसने वायर केबल के थ्रू अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया, दैट इज लैन, जिसको हम लोग लैन केबल कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको जनरली लैन केबल की या फिर इथरनेट कहते हैं इसको, लेकिन लैन केबल माना कहा जाता है इसको। तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वो ज्यादा फास्ट होता है, जो कि केबल से डायरेक्ट कनेक्ट करोगे लैपटॉप को, तो ठीक है। और एक वाईफाई से कनेक्ट करना हॉटस्पॉट ऑन करके, वो अलग चीज है। तो लैन जो होता है काफी फास्ट होता है वैन से, लोकल एरिया नेटवर्क फास्ट होता है, तो ये चीज पता होना चाहिए। उल्टा है एकदम। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल रहती है। बताओ कौन अधातु है। ध्यान से सुनना, मैंने धातु नहीं कहा, मैंने अधातु कहा। नॉन मेटल कहा, मैंने मेटल नहीं कहा। अगर मैं मेटल कहता, कौन सी मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज पारा, मरकरी। लेकिन अगर आपसे मैंने नॉन मेटल कहा, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। और मेटल, ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ 100% पूछेगा मेटल, जो साइंस वाले पूछेगा, मेटल जो होता है ना वो होता है मरकरी, ठीक है, मरकरी, जिसको हम लोग पारा कहते हैं। एक तत्व वो है, क्या कहते हैं, मेटल है, धातु है, जो कि रूम टेम्परेचर पे कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में पाया जाता है। 22 नंबर है कि बुक आपने पढ़ा होगा हैरी पॉटर, नहीं पढ़े हो तो फिल्म देखे होगे, सुने होगे, नहीं भी देखे तो सुने होगे। हम लोग तो बचपन में बहुत देखते थे उसको, हैरी पॉटर, ठीक है। तो हैरी पॉटर को लिखा किसने था, तो जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया है, ये लेडी थी। आगे देखो, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, ठीक है, जो समुद्रगुप्त थे उनके दरबारी कवि जो थे हरिसेन थे, ओके, तो ये चीज याद रखना। 24 नंबर कह रहा है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता। नहीं करता है पूछा गया है, करता है नहीं पूछा गया। गाइस, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ये तीनों किनारे किनारे हैं, सिक्किम ऊपर में है, ठीक है, तो सिक्किम यहां से नहीं शेयर करता। चलो, कह रहा है मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच में है, तो मैजिनॉट या फिर मैगिनॉट जो भी पढ़ते हो, ठीक है, तो ये जो है ना आपको फ्रांस और जर्मनी के बीच में देखने के लिए मिल जाता है, ओके। जैसे इंडिया और तिब्बत के बीच में मैकमोहन लाइन बोलोगे, ये क्या बोल दिया आपने, इंडिया तिब्बत, हमने तो इंडिया चीन पढ़ा, चीन तो है ही नहीं। रियलिटी क्या है ना, जो मैकमोहन है वो इंडिया और तिब्बत के बीच का है। अब चीन ने जबरदस्ती तिब्बत को कब्जा रखा है, ठीक है, जो कि तिब्बत एक चीन का हिस्सा है ही नहीं। लाइक अगर हम पीओके के बारे में देखो, अगर आप ये मानते हो ना कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, तो आपको जो पीओके है जिसने हमारा कश्मीर को ऑक्युपाइड कर रखा है, तो आपको वो भी मानना चाहिए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। जब आप पीओके को नहीं मानते हो पाकिस्तान का हिस्सा, हम मानते हैं कि हमारा हिस्सा है, तो तिब्बत को भी एक फ्री कंट्री माना करो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर आपके हाथ में है। और आप खुद जब इस तरीके की सोच रखोगे तिब्बत चाइना का है, तो चीन एक घटिया कंट्री है, तो इसके बारे में ऐसी सोच मत रखना। अदरवाइज वो कब किस चीज को कब्जा ले और अपना मान ले, तो कल क्या इंडिया के बहुत सारे एरिया को कब्जा के भी वो कहते हैं कि हमारा, साई चीन को भी कहता है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि तिब्बत एक फ्री कंट्री है जिसको कब्जा रखा गया है गलत तरीके से, और जो है ना, जो कि मैकमोहन लाइन इंडिया और तिब्बत के बीच में ही है,
ओके। और शायद एग्जाम के पैटर्न को भी चेंज करना चाहिए। इंडिया में भी बहुत सारी जो है ना एजुकेशन सिस्टम गंदी है, गलत तरीके से दिया जाता है, जिसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। चीज़ों को सही तरीके से बच्चों तक पहुंचाया नहीं जाता है। सेट 3 में चलते हैं हम लोग। कह रहे राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। देखो पहली बात तो यहाँ पे ये कि ये क्या कोई फेस्टिवल है बोलोगे तो क्या है, बिना फेस्टिवल के मैं थोड़ी, यहाँ पे मैंने राजहंस फेस्टिवल पढ़ा लिख रखा है, तो कहोगे सुना नहीं है, नहीं सुने कोई दिक्कत नहीं है, आंध्र प्रदेश के अंदर ये मनाया जाता है, अभी सुन लो राजहंस। फिर कहोगे प्लासी के युद्ध के बाद ना डैश को बंगाल का नवाब बना। देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बहुत बार इसको जिक्र मैंने भी किया, आपने सुना भी होगा, कमेंट सेक्शन में बता दो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बहुत ही सा चीज है। अब मैं पूछूं कि प्लासी का युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था, सिराजुद्दौला को बनाया गया था। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सभी चीजें कोई पूछने वाली चीज है, रट के आपको फेंक देना चाहिए था ये सभी चीजों को। जब हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं ना तभी वो सब चीजें मिल जाती है, सॉरी पॉलिटिक्स जब स्टार्ट करते हैं ना उसमें भी स्टार्टिंग में ये चीजें पढ़ने के लिए मिल जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लो 1757 में प्लासी की युद्ध हुई थी और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1757 देखो पूरा एग्जैक्टली बोलूं ना तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था गाइस, 23 जून 1757 को, ठीक है। अब इस किसके किसके बीच हुआ था, मेरे को जब मैं पढ़ाता हूँ तो मन करता है डिटेल में चला जाऊं, लेकिन ये गंदी आदत है, ठीक है। अब इसमें देखो अंग्रेजों का सेनापति कौन था भाई, रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। बंगाल का नवाब जो नवाब कहते हैं ना उसको, हाँ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। और जो अब बोलोगे सिराजुद्दौला था, ठीक है, सिराजुद्दौला कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पे समझने वाली चीज है। यहाँ पे मैंने आपको आंसर गलत बताया है, ठीक है, यहाँ पे सिराजुद्दौला आंसर नहीं होगा इसका, मीर जाफर होगा। यहाँ पे देखो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच तो युद्ध हुआ था। अच्छा हुआ कि मैं डिटेल में चला गया ताकि मेरी मिस्टेक जो है ना सुधर गई। देखो हुआ क्या ना, बंगाल का नवाब उस टाइम सिराजुद्दौला था प्लासी के युद्ध के टाइम, लेकिन सिराजुद्दौला हार गया था। इसका जो सिराजुद्दौला का अपना सेनापति था ना मीर जाफर, ठीक है, तो मीर जाफर क्या था, सिराजुद्दौला का वो सेनापति था। और ये चुट्टा क्या ना अंग्रेज के साथ मिलके ना सिराजुद्दौला को हरवा दिया, धोखा कर दिया, इसके साथ चीट कर दिया। तो अंग्रेज तो भाई थे ना वही चीज, फूट डालो शासन करो, तो उसने फूट डाला कि अपने राजा को हरवा दे तो मैं तेरे को नवाब बनवा दूंगा। तो मीर जाफर ने धोखा किया सिराजुद्दौला के साथ, सिराजुद्दौला हार गया, ठीक है, और मीर जाफर को वहां का बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब जाके चीजें सही हो गई, मेरी मिस्टेक थी, मैंने स्टार्टिंग में सिराजुद्दौला बोल दिया था। आगे बढ़ते हम लोग थर्ड क्वेश्चन में, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। देखो वर्ल्ड का सबसे छोटा एरिया वाइज तो वेटिकन सिटी है, आपने सुना होगा, इसी को अभी तक तो पढ़ा जाता है ना वेटिकन सिटी को, लेकिन हमारी जो पड़ोसी नेबर कंट्री है इंडिया के, उसमें मालदीव सबसे एरिया वाइज सबसे छोटा है। कहते हैं ना कि देखन में छोटा लगे घाव करेगा, मेरे बहुत फुटुर फुटुर करता है, ये जाके चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है, ठीक है, जो कि इंडिया के लिए सही नहीं है बिल्कुल भी वो, ठीक है। चलो अगर जियो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते होगे तो आपको पता है कि मालदीव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमें उससे बहुत कुछ वो नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा कुछ फायदा है, जाए कि हमारे जीडीपी में बहुत ज़्यादा फायदा है, नहीं, जीडीपी में कोई खास फायदा नहीं है मालदीव से। ये है कि मालदीव के बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं फॉर ट्रीटमेंट, मेडिकल सेक्टर को थोड़ा सा हेल्प मिलती है या फिर वहां पे अर्निंग हो जाती है, बाकी तो हम ही से फोकट का दान पानी लेके खाते रहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि अगर इंडिया के जस्ट नीचे मालदीव है, ठीक है, यहाँ पे अगर चीन की अगर चीन के साथ दोस्ती होगी तो उसकी आर्मी मालदीव में चाइनीज आर्मी आएंगी, एयरफोर्स आएंगी, बेस बनाएंगी, और अगर मान लो कभी युद्ध की स्थिति आती है तो इंडिया को इजिली वो लोग अटैक करके डैमेज कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं जियो पॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसको बचा के रखना इंपॉर्टेंट है। अब चीजें किस तरीके से जा रही है वो तो देखने वाली चीज है, हमारे और आपके हाथ में कुछ है नहीं, बस पढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्रा के अंदर मिल जाता है असम में। फिर गौतम गंभीर को किस आईपीएल टीम का मेंटर नामित किया गया है, चलो ये चीज तो पता होगा आपको, गौतम गंभीर कहाँ से थे, कोलकाता नाइट राइडर के। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2023 में मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी। ये चीजें बदलाव हुई हैं जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट है, तो ये एल लाल दुहोमा करके नाम है, ठीक है, पहले थे वो जोरमथंगा बट अब चेंज हो चुके आगे, पी लाल दुहोमा करके नाम है इनका, ओके ना। तो मैं नाम बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ, बट आप पढ़ सकते हो यहाँ से इनका जो नाम है। 7th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। पाणिनि के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी ना वो अष्टाध्यायी थी, ये चीज समझ में आना चाहिए आपको।
आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जो नृत्य है वो बुइया है। ये इंपॉर्टेंट है, वो बुइया नहीं जो फ्री फायर में करते हो। ठीक है, मैं खेलता नहीं हूँ फ्री फायर, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं खेलते तो सुनते नहीं है। फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी सभी चीजें एक एक बार, दो दो बार खेल के हमने छोड़ा है, तो ये चीजें पता है। तो ये मत सोच रहे कि मास्टर हुआ दिन भर फ्री फायर खेलता है, इतना टाइम कहाँ अपने को, गया जमाना वो। आगे बढ़ते हैं। तो ये बुइया जो एक नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अभी देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये चीजें चेंज हुई हैं। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तौर पर रखा गया है। ठीक है, चलो नियुक्त किया गया है। 10th कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था। ठीक है, अकबर का राजस्व मंत्री बहुत बार एग्जाम में, अलग अलग टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें नो डाउट कि अभी भी पूछा जा सकता है टोडरमल। ठीक है, टोडरमल था। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे सर्च करना ना @A2Z स्टडी। ठीक है, वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ आज वीडियो अपलोड होने के 4 घंटे बाद दे दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, इसमें से उपधातु कौन सा, ये चीज बताओ। उपधातु का मतलब मेटलॉइड्स कौन से हैं, तो बोरॉन, सिलिकॉन, ये सभी चीजें ना तो मेटल है ना ही नॉन मेटल है, दैट इज मेटलॉइड्स। ठीक है, और एंटीमनी, ये सभी चीजें ऑप्शन जो हमारा है। लाइक इसके अंदर देख लो ना, एल्यूमिनियम तो एक धातु है, आयरन भी एक धातु है, इसके अंदर आपने एल्यूमिनियम देखो धातु है, बट इसके अंदर छोटा ये तीनों के तीनों क्या है, उपधातु में आ जाते हैं। सी हमारा सही है। आगे देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। अफसोस, बिहार की। ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। अ सुटेबल बॉय उपन्यास किसने लिखा था। एक बुक है अ सुटेबल बॉय, दैट इज रिटन बाय विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया ये, या फिर दैट वाज रिटन बाय विक्रम सेठ, जो भी कह लो आप, जो कि लिखा गया था या फिर लिखा गया है, जो भी ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था या है, जो भी कह सकते हो। अब 2023 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की। तो खेलो इंडिया से रिलेटेड बहुत आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको वो होस्ट किया गया। ओके, चलो 15th नंबर है कि कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देखो गाइस, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूँ। देखो, पहले आपको जो फंडामेंटल राइट्स जो थी ना, उसके अंदर संपत्ति का अधिकार आपके पास था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आपकी संपत्ति को गवर्नमेंट कभी भी जब्त कर सकती है, तो उसमें रिफॉर्म्स कर दी गई एंड उसको 301 के अंदर ऐड किया गया कि संपत्ति का अधिकार जो है ना वो संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, चलो फिर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है ना भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। अब आपको देख के थोड़ा अजीब लगेगा, सुन के अजीब लगेगा कि इंग्लिश इंडिया में बहुत ज्यादा बोला जाता है, बहुत सारे स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, 8th शेड्यूल के अंदर जो मैंने पढ़ाया था कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, उसके अंदर इंग्लिश है ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा अजीब लगेगा सुन के। ऐसे भाषा जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो चीजें 8th शेड्यूल के अंदर राजकीय भाषा में नहीं है, फिर भी उसको किसी स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय, अच्छा ये राष्ट्रीय लिखना था, राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। नेशनल इनकम का सबसे पहले ना अनुमान किसने लगाया था, ये चीज पूछा जाता, दादा भाई नौरोजी ने किया था ये चीज। ओके, अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना शुभारंभ कर रहा है। एक ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ना उन्होंने स्टार्ट किया था लाडली बहन आवास योजना। तो अब ऐसे चीजें घर वर बनाने के लिए देंगे जब आवास योजना है तो। ठीक है, चलो पैसा देंगे, घर बनाओ। निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को अपना लिया था, जो मैंने अभी चर्चा किया था ना, वो मौर्य डायनेस्टी, अखंड भारत, चंद्रगुप्त मौर्य, वही इन्होंने क्या किया था। देखो ये चीज यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना वो स्टार्टिंग से हिंदू थे, बाद में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। उनका जो पोता था लाइक अशोक, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये क्या चीजें चल रही थी समझ में नहीं आया, बट चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी है, शायद शाहरुख खान की है, अशोका करके, वो आपने देखा होगा तो समझ में आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जब जा रहे होते हैं तलवार फेंक देते हैं, अशोक जाके निकाल लेते हैं, ऐसा करके ड्रामेटिक तरीके से शो किया गया, बट एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं है वो। ठीक है, आप देख सकते हो। बट फिर कह रहा है सीके नायडू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो सीके नायडू ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। हॉलीवुड मूवी अगर देखते हो ना तो उसके अंदर बहुत जिक्र किया गया है, लाइक नार्निया में भी शायद इसका जिक्र है, मैंने देखा है जहां तक।
शायद याद नहीं है मेरे को, लेकिन बहुत सा हॉलीवुड मूवी में इसका जिक्र है। फिर कह रहे हैं मनुष्यों की जो ध्वनि की जो श्रव्य प्रास होती है, जो साउंड जो होता है, रेंज होता है ना, ऑडिबल रेंज की, किस किस रेंज को इंसान सुन सकता है, डेट इज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो रेंज होगा हम उसको सुन पाएंगे, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा। ठीक है, चलो फिर अगर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ को क्या करता है, तो डिफेंस की जनरली चीजों को बनाता है। ठीक है, अब डीआरडीओ की पूछ सकता है कि फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है। याद रखना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, बकवास मत करो मास्टर, फुल फॉर्म बता के, तो 1958 के अंदर हुई थी। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। फिर कह रहा है क्रिकेट मैच में ऑन फील्ड अंपायरों की संख्या कितनी होती है। बोलोगे एक वो तो दिखता है खाली टोपी लगा के, नहीं, ऑन फील्ड एक्चुअली होते हैं 2 अंपायर है। ठीक है, आपको पता होगा अगर आईपीएल चल रहा है, देख रहे होगे तो, आईपीएल में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। फिर कह रहा है 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अब 2031 के बारे में कैसे बोल दिया मास्टर, तो ये करेगा इंडिया और बांग्लादेश मिलके। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सेट 4 के अंदर। ओके गाइस, ये कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया। देखो गाइस, कलिंग युद्ध लड़ा था कौन, अशोक, जो कि बिंदुसार का बेटा था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, नाती था, पोता था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य इसके दादा थे। तो अशोक जो लड़ा था ना कलिंग युद्ध, तो उसने लड़ा और उसके बाद ही इतना उसने खून वून बहा दिया ना कि उसके बाद उसको लगा कि ये सभी चीजें गलत हो रही हैं और उसका हृदय परिवर्तन हो गया, इतिहास ऐसा कहता है, और बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर कह रहा है महात्मा गांधी जो है ना, और इसने अपने 100 भाइयों को काट कर जिस कुएं में डाला था वो पटना में है, अगम कुआं। ठीक है, हमने देखा है और माना जाता है कि उस कुएं में उसने 100 भाइयों को काट कर डाल दिया था। और अजीब तरीके की वहां की मानना है, अभी भी जाओगे तो वो कुआं दिखता है, बहुत 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 लोग देखने जाते हैं। अब कह रहा है कि अगम कुआं में दिख जाएगा, जाओगे तो पता कर लेना। महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपए के नोट, रुपए के बैंक नोट के पिछले हिस्से पर डैश की आकृति है। देखो गाइस, अब 2000 का नोट आया था, देखा आपने, वो क्या था, सुधीर चौधरी और क्या क्या लोग थे ना, बहुत नोटंकी बतिया रहे थे, बकैती कर रहे थे, इसमें चिप लगा हुआ है, ऐसे हो जाएगा, जो रखेगा ज्यादा रखेगा उसके घर में पता चल जाएगा सैटेलाइट से, ऐसे वैसे, ये दोगले बतिया रहे थे। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मंगलयान का फोटो था, तो नोटंकी कर रहे हैं कि इसमें चिप लगा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और अब देखो तो गरीबों के घर 2000, अगर 2000 पैसा दिख जाएगा लेकिन 2000 का नोट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यही चीज है। आगे बढ़ते, 3rd नंबर क्वेश्चन है। बोलोगे ना कि बड़ी विद्रोही टाइप का इंसान है, हर चीज में विद्रोह करता है, जो सच है मैं बोलता हूँ। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का हाल में निधन हो गया, वो कौन थे। देखो अब जो है भारत की जो है ना सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी, फातिमा बीबी थी, एम फातिमा बीबी, जिनका निधन हो गया हाल फिलहाल में, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कह रहा है भारत के किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17वां संस्करण। देखो सूर्य किरण किस कंट्री के साथ किया गया भाई, नेपाल के साथ। इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक डिफेंस एक्सरसाइज होता है डेट इज सूर्य किरण, सूर्य किरण। तो उसका 17 जो है ना वो चला, एडिशन चला, बट वो 17 18 से कोई मतलब नहीं है, बस सूर्य किरण याद रखना, इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाली एक डिफेंस एक्सरसाइज है। 5th है कि भारतीय एकता जैसे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस किसके नाम पर बनाया जाता है, एकता दिवस। अब एकता दिवस से आपको समझ में आ रहा होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, समझ में आ रहा है, यूनिटी जब कह रहे हैं तो एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट या फिर सबसे ऊंची प्रतिमा है, इमेज है। ठीक है, अब कह रहा है डेविड विली ने हाल ही में विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश के खिलाड़ी है। तो डेविड विली जो है ना किस कंट्री से रिलेटेड है भाई, ये तो ब्रिटिश का है, तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, ये ब्रिटिशर्स है। ठीक है, इसका ये होना चाहिए, इंग्लैंड होना चाहिए। आगे चलो, कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। लोहे के जो है ना वो संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का देखो लेयर चढ़ाया जाता है। देखो कोई भी चीज लोहा का है, अगर उसको जंग लग रहा है तो उसमें हम लोग जिंक का एक लेयर चढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। हिंदी में गैल्वेनीकरण कहते हैं उसको। ठीक है, और इंग्लिश में उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, जिंक की परत को चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं हम लोग। 8 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी ना हम्पी थी। आगे भारतीय संविधान की समवर्ती सूची को किसके संविधान से लिया गया है। तो जो समवर्ती सूची है वो किस संविधान से लिया गया है भाई, तो ये भी चीज पूछा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
ओके चलो, अब कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनो। अब इसमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है वो ऑप्शन चुनो। देखो गोवा, पुदुचेरी, गोवा कोई वो नहीं है, यूनियन टेरेटरी नहीं है। मिजोरम, लद्दाख, तो मिजोरम को यूनियन टेरेटरी नहीं है। दिल्ली, लक्षद्वीप, हाँ ये दोनों हो सकते हैं, बिकॉज नागालैंड तो एक स्टेट है, तो ये तो यूटी के अंदर आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। दिल्ली भी एक यूटी आता है, लक्षद्वीप भी एक यूटी के अंदर आ जाता है, तो ये पेयर सही है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है, लोहे का अयस्क कौन सा है, ये चीज पूछ रहा है आपसे, बता दो। मैग्नेटाइट, कैसिटेराटाइट, पायरोल्यूसाइट और मैग्नेटाइट। तो आपने मैग्नेटाइट, हेमेटाइट का नाम सुना होगा। ये सभी चीजें क्या है, लौह अयस्क है, आयरन के ओर है। आगे बढ़ते हैं। चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये चीज बताओ। चिनाब जो है ना वो सिंधु की सहायक नदी है। चलो फिर कह रहा है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म सबको पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका रोना आज तक हम लोग रोते हैं, बिना मतलब के तसीला जाता है। ठीक है, कुछ भी पूछ लो जीएसटी। अरे छोटा आजकल फॉर्म वो फिल करा रहे हैं ना इंडियन नेवी का, उसमें भी जीएसटी दो। गजब गजब है, क्या ही बोले, गाली भी नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है ना कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम निम्नलिखित में से कौन से शहर में। देखो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अभी वो इंडिया के अहमदाबाद, जो कि पहले उसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, बाद में इसका नाम बदल के वो कर दिया गया है क्या, मोदी जी के नाम पे मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है वो। ठीक है ना। अब देखो सूडान की राजधानी कहाँ पे है, तो ये चीज याद रखना, सूडान की राजधानी जो ना खार्तूम है। फिर कह रहा है समांतर राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के गैप पे। जो कॉमनवेल्थ गेम जो होता है ना वो जनरली उन कंट्रीज के द्वारा खेला जाता है जो एक टाइम पे ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और ये जनरली 4 साल के गैप पे खेला जाता है। ठीक है, चलो भारत के अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो हमारे वेस्टर्न, देखो अगर मैं इंडिया का एक रैंडम मैप बनाता हूँ, कुछ अच्छा सा मैप मैंने नहीं बनाया, तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ एंड ये हमारा साउथ, ऐसा मान लो। तो इधर कौन सा है, तो वही कुत्ता सा कंट्री है हमारा, इधर पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, कुत्ता सा कंट्री। क्यों, क्योंकि उसका मैप ही कुत्ते की तरह है। देख लो आप जाके इंटरनेट पे, आप सर्च करो ना पाकिस्तान मैप, ठीक है, वर्सेस डॉग, तो मिल जाएगा आपको। सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए, भूकंप को मापने के लिए। ओके, फिर कह रहा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। मैंने बक्सर का युद्ध आपको शायद नहीं पढ़ाया, मैंने कौन सा युद्ध पढ़ा दिया आपको, प्लासी का युद्ध पढ़ा दिया था ना उस टाइम शायद, जो रॉबर्ट क्लाइव था वो, हाँ प्लासी के युद्ध में था वो, मैंने पढ़ाया आपको रिसेंटली। तो बक्सर का युद्ध भी जान लो, ये कब हुआ था, 1764 में हुआ था ये वाला युद्ध। अब इसमें किसके किसके बीच हुआ, देखो अंग्रेज और वो था, क्या नाम था उसका, मीर कासिम, वो दोनों एक साइड थे। और अवध का एक नवाब था सुजाउदौला, सिराजुद्दौला नहीं, वो तो बंगाल का था। अवध का मैं बोल रहा हूँ सुजाउदौला, ठीक है। और मुगल सम्राट जो था एक शाह आलम द्वितीय, ये दोनों एक साइड थे। देखो मैंने बोला फिर, सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय एक पार्टी में हो गए, और एक ब्रिटिशर्स और उसके साथ था मीर कासिम, ये एक साइड हो गए। ये दोनों मिलके जो है एक युद्ध लड़े, डेट इज कॉल्ड 1764 का बक्सर का युद्ध, ठीक है। अब उसमें हेक्टर मुनरो जो था ना, अंग्रेजी सेना, अंग्रेजों की तरफ से आया था पूरा। अंग्रेज जब मैं बोलूँ तो अब ये थोड़ी कि ब्रिटेन का कोई वो आ गया, प्रेसिडेंट वोट क्या आ गया होगा लड़ने के लिए, आज आजा मैं ही लड़ लेता हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ। तो वो अपना सेनापति भेजेगा ना एक, तो उसकी तरफ से सेनापति आया था। वो क्या भेजेगा, इंडिया में जो रह रहे थे उनकी तरफ से जो सेनापति आया था वो हेक्टर मुनरो था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है सही आंसर है। फिर है चंगाई नृत्य, बोलोगे चंगाई, सब चंगा है भाई। तो चंगाई नृत्य जो है ना वो नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, होता है। ओके, ये सेट में 20 क्वेश्चन थे। अगला सेट है ये, और यहाँ पे सेट का जिक्र नहीं किया गया, मतलब सेट छूट गया। ओके गाइस, तो ये कौन सा सेट है मेरे को पता नहीं है, कोई बात नहीं, इसको 2 पार्ट में कर देंगे, अदरवाइज वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी तो आप इरिटेट हो जाओगे। ऑलरेडी ये 50 मिनट के आसपास का हो चुका होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, अगला सेट है ये, खो खो के प्रत्येक टीम की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस। इसको 2 पार्ट में कर लेंगे हम लोग। खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस, वो कहोगे 12। अब बोलोगे 12 होता है, लेकिन गाइस इसमें एक चीज होता है, देखो मैं आपने डिटेल में रख रखा है इसको, कि प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन देखो अगर वो फील्ड पे होंगे ना, ग्राउंड में आएंगे 9 ही प्लेयर्स आते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे भी आंसर कर रहे होंगे नहीं। अगर ये पूछना खो खो के प्रत्येक टीम में कितने होते हैं, देर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स इन इच टीम ऑफ खो खो, डेट आंसर विल बी 12। बट अगर पूछेगा ग्राउंड में कितने होते हैं तो 9, ग्राउंड में सिर्फ 9 ही प्लेयर्स उतरते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत की पहली हिंदी समाचार पत्र थी भाई? तो आपको पता होगा उत्तंड मारतंड इसका सही आंसर। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? गंडक, जो कि नहीं है इसके, ठीक है। चलो बाकी हिंडन, चंबल, बेतवा ये सभी चीजें क्या यमुना की एक सहायक नदी है। फिर कह रहा है फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन से थे? आपको पता होगा सैम मॉनिकशॉ, जिनके ऊपर एक रिसेंट में मूवी भी आई है और ये काफी चर्चा में भी थे। प्रसिद्ध उपन्यास जो है ना दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो ये उपन्यास दुर्गेश नंदिनी जो लिखा हुआ है बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया, याद रहेगा आपको। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या है? क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? हाँ ये चीज बहुत बार पूछा गया। कलरई पट्टियू जो है ना एक युद्ध कला, जैसे हम लोग अभी बहुत बार कराटा वराटा सुनते हैं, तो इन सब का बाप है, बहुत पुराना है कलरई पट्टियू, ठीक है। कलरई पट्टू या फिर पयुटू या फिर जो भी पढ़ते हैं इसको वो, तो केरला के अंदर ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। विदुल जामवाल है ना वो शायद करते हैं इसको, वही काफी इनको प्रमोट भी उन्होंने किया इस चीज को। तो उनने फाउंडर नहीं है वो इसके, लेकिन ये करते हैं और बहुत बार वो अपने रील्स वगैरह में दिखाते हैं। चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े जो है ना ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? देखो अब चीजें मैं समझाता हूँ। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। देखो मैंने बताया था ना कि बुध होता है, मरकरी होता है, वीनस अर्थ होता है, और इसके बाद हमारा क्या होता है? मार्स होता है, एंड उसके बाद हमारा जुपिटर होता है। तो इन दोनों के बीच में ना एक जो जगह होता है उसके अंदर बहुत सारे ना छोटे 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 टुकड़े पिंड्स या फिर बॉडीज घूमते रहते हैं, डेट इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड, ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहे जाते हैं वो, याद रहेगा आपको। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? मैसूर का बाघ का मतलब क्या? क्या वो मैसूर में मांस खाता चलता था? नहीं, उसको एक उपाधि दी गई थी मैसूर का टाइगर ऑफ मैसूर के तौर पे, मैसूर टीपू सुल्तान को। फिर है उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाए जाने वाला एक लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो है ना वो कजरी है, मैंने तो पढ़ाया ही था आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता या समानता और बंधुत्व के सिद्धांत या फिर निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया? तो ये जो वर्ड है ना स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सभी चीजें कहाँ से लिया गया भाई? तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, याद रखना चाहिए, फ्रांस के संविधान से लिया गया। भारत डैश दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है भाई। अगर ये इंडिया का मान लेते हैं, ऐसा कुछ हम लोग रैंडम मैप बनाते हैं, ठीक है। मैं बहुत गंदा बनाता हूँ बट मैं बता एक आपको हिंट दे रहा हूँ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, भूटान इज हियर, तो ये नॉर्थ में आ रहा है ना हमारा। कहोगे हाँ नॉर्थ में ईस्ट में है, तो ईस्ट तो आपका ये हो गया, ओके। तो ये कहाँ जा रहा है? ये ऊपरी हिस्सा नॉर्थ के अंदर आता है, तो नॉर्थ में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्री राम मंदिर जो भी बनी है उसकी वास्तुकला जो है किस शैली की उपश्रेणी है? तो वो किस वास्तुकला के ऊपर बनी हुई है, ये चीज पूछा जा सकता है। डेट इज कॉल्ड नागर शैली, नागर स्टाइल में उसको बनाया गया है मंदिर को, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो रॉन जॉन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। नहीं है क्या ऑप्शन में? WC रॉन जॉन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है उड़ीसा के नृत्य और रेत कला से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित कौन सा है ये चीज पहले बताओ। कोणार्क उत्सव, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो, हॉर्नबिल, वो जो कि नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज याद रखोगे। अगला है एशियाई शेर का। देखो जो हॉर्नबिल मैंने बोला ना, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एक पल के लिए कोणार्क उत्सव ना पूछे, लेकिन हॉर्नबिल जो है ना किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ देगा, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। एशियाई से कहाँ पे? तो गिर के अंदर पाए जाते हैं, गुजरात में, ठीक है। चलो फिर कह रहा निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची का स्तूप का निर्माण कराया था? तो सांची का स्तूप जो होता है ना, सांची स्तूप जो मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है, अशोका, उसने बनवाया था सांची का स्तूप, ठीक है। क्योंकि वो स्तूप जो है ना बौद्ध रिलीजन से संबंधित है, और बौद्ध रिलीजन किसने अपनाया था? अशोक ने अपनाया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो ये होती अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, ओके। चलो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ पे हुई थी? ये भी पूछ सकते हैं भाई। 1885 में जब फाउंड हुआ था उस टाइम पहली बैठक हुई थी बॉम्बे में। फिर चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो ये बिहार से रिलेटेड है।
ठीक है। चलो फिर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ना वो कहाँ पे है। देखो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस चीज के लिए फेमस था, अभी कोविड के टाइम पे उसने वैक्सीन बनाया था, तो ये कहाँ पे है ये चीज पूछ लेता है इसका कभी कभार, जो कि पुणे के अंदर है। ओके, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। देखो राजस्थान में देखो एक चीज ना, आप क्या कहते हो, वर्षा का जल, ठीक है, वो लोग कहते हैं पालर वाटर, तो वर्षा के जल को ही पालर वाटर कहा जाता है, उसको सबसे शुद्ध रूप कहा जाता है। एशियाई कप जो 2023 के विजेता टीम कौन रही थी, ये पूछ सकता है आपसे, जो कि इंडिया रहा था। एशियन कप 2023 हुआ था उसका विनर इंडिया ही रहा था। ओके, वर्तमान समय में देश के जो नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जगदीप धनखड़ जो है ना, ये जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट है, और ये आजकल पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर है विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है भाई, तो विश्व की सबसे नटराज, अच्छा नटराज पूछ रहा है, तो नटराज का तो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम जो बना है ना उसके अंदर, ठीक है। और खाली अगर ये नटराज ना कहे, खाली विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहे, तो फिर तो वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का उद्देश्य से किस देश ने 7 सितंबर 2023 को चंद्र लैंडर, और इसका नाम था, देखो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कहाँ पे लिखा है, स्लिम, SLIM, स्लिम नाम का लॉन्च किया था, तो वो था जापान। जापान ने भी इंडिया की तरह सोचा कि चलो हम भी लैंड करते हैं, तो वो स्लिम नाम का, लेकिन जो सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाया, ठीक है, जितना इंडिया सक्सेसफुल रहा। तो करेक्ट आंसर सी है इसका। चलो अगले सेट, ये तो 5th लिखा बट ये 6th है रीजन, क्योंकि पिछले वाले में सेट नहीं लिखा हुआ, तो ये 6ठे सेट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। 6ठे सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, तो भूपट्टी में जो पाई जाती है वो सबसे ज्यादा धातु कौन सी, एल्यूमिनियम है, आपको पता होना चाहिए। फिर कह रहा है पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन, देखो हमारी जो ऋतु होती है, हमारी सीजन परिवर्तन क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन ये ना कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या होती है, झुका हुआ है, ठीक है, घूमता भी है, और मतलब समतल एक तरीके से कह सकते हो ना कि वो टिल्ट तरीके से झुका हुआ है, जिसकी वजह से सीजन में परिवर्तन होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तरीका है, सही आंसर है। चलो फिर साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं उसको, NaCl, आपने सुना होगा। चलो निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अभिक्रिया करता है, इनमें से देखो चांदी, कॉपर, लीड, कैल्शियम, जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है। अगर देखो चांदी करता है तो हम कोई चांदी के गहने नहीं पहन रहे, अदरवाइज हमने चांदी का गहना पहना, पता चलता है वो अभिक्रिया करे कुछ और बन जाएगा। कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में हम लोग पानी नहीं पीते। लीड मतलब शीशे के जार में हम लोग पानी, शीशे के गिलास में भी देखो पानी पीते हैं, तो वो सभी चीजें अगर रिएक्शन कर रही होती है तो इनका यूज ही नहीं करते। लेकिन कैल्शियम में कभी बर्तन देखे हो, नहीं ना, कैल्शियम में पानी डालोगे तो वो रिएक्शन करना शुरू कर देगा, ठीक है। चलो फिर कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना उसका उत्तराधिकारी कौन था, तो मैंने बोला उसका उत्तराधिकारी कौन, जो उसका बेटा, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन, तो बिंदुसार, तो बिंदुसार ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी पूछे तो अशोक। फिर कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है, ठीक है, तो वो कहाँ के संविधान से प्रस्तावना को ली गई है, तो ऑप्शन नंबर डी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है इसको। 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। फंडामेंटल राइट्स तो मैंने पढ़ाया था ना इसके बारे में, पार्ट 3 के अंदर। चलो फिर और मौलिक क्या है, अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार को भी लिया गया यूएसए से ही, और मौलिक कर्तव्य कहता, फंडामेंटल ड्यूटीज कहता ना, वो रशिया सोवियत से लिया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग जो थे ना, उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर आपने सुना होगा, डेट इज जांघ की हड्डी, वो सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, देखो भारत के संविधान को अपनाया कब गया था, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को जब बनकर रेडी हो गया था तो उसको अपनाया गया, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। दोनों चीजों में इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जिस दिन लागू हुआ उस दिन अपनाया गया, नहीं, जो बन गया तो समझ गए ना कि हमारा संविधान बन गया, अपना लिया हमने उसको कि हमारा संविधान है, लेकिन लागू किया गया था कब से उस नियम कानून को, तो 26 जनवरी 1950 से, दोनों में फर्क है। फिर मार्च 2023 में कौन सा देश जो है ना ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया, ठीक है।
ब्रिक्स के अंदर नहीं, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स की अपनी बैंक है एनडीबी, उसके अंदर शामिल हुआ था वो इजिप्ट था। ओके। बैंकिंग प्रणाली में एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटेड होता है। क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए ना ऑप्शन में ऑटोमेटिक भी डाल देगा, तो वो डरना मत। भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा म्यूजियम जो है वो कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं तो भारत का दक्षिणतम हिस्सा को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भाषा की भारत की सबसे बड़ी लंबी क्या कहते हैं उसको, रिवर जो है ना, लॉन्गेस्ट रिवर, दैट इज गोदावरी। फिर कह रहा है किस खनिज का दूसरा नाम ब्राउन डायमंड है? तो ब्राउन डायमंड के नाम से, डायमंड के नाम से लिग्नाइट को माना जाता है, जिसको हम लोग भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। फिर कह रहा है एजी को आमतौर पे किस रूप में? तो एजी किसको कहते हैं? AU एजी आपने सुना होगा। तो एजी सिल्वर को कहते हैं, एजी सोने को कहते हैं, गोल्ड को। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है? पश्चिम बंगाल का ऑप्शन इसमें से कौन सा है? रौ, छऊ, घूमर, रासलीला, बता दो। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का जो है ना छऊ है। ओके। फिर कह रहा है हेमिस जो है ना वो फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल किस स्टेट से संबंधित है? तो ये लद्दाख आजकल बहुत चर्चे में है, तो लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है भी, नहीं भी है तो थोड़ा सा पढ़ लो। हेमिस जो है लद्दाख से रिलेटेड है। ओके। आधार से संबंधित प्रश्नों के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉट का नाम क्या? देखो आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप एक जो कंपनी बनाती है, जो संस्था बनाती है आधार कार्ड, UIDAI, तो उसने एक चैटबॉट बनाया। अगर कुछ आप डायरेक्टली चैट करो वो रिप्लाई देगा ऑटोमेटिकली, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट कहते हैं। तो उसका नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है आपका आधार मित्रा। ठीक है। आधार मित्रा के नाम से उसको जाना जाता है। 20 क्वेश्चन है, कोप इंडिया अभ्यास किस 2023 हो या फिर कोई भी हो, कोप इंडिया किस कंट्री के साथ होता है भाई? इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, तो इंडिया यूएसए हो जाएगा। फिर कह रहा है भारतमाला परियोजना किस चीज से संबंधित है? तो भारतमाला जो आया था ये परियोजना ना, तो इसको ये लाया गया था कि भारत की जितनी भी सड़कें हैं उसमें सुधार करनी है। ठीक है। इंप्रूवमेंट के लिए, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रोड्स ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। उसके लिए भारतमाला परियोजना को लाया गया था। फिर कह रहा है जल दोस्त एयरबोट और इलेक्ट्रॉनिक जो है ना UAVQ प्लेन का अनावरण किया गया किस संगठन के द्वारा? दो चीजें बनाई गई, जल दोस्त एयरबोट और इलेक्ट्रॉनिक UAVQ प्लेन का एक अनावरण किया गया था। तो ये कोई संस्था है, उस संस्था का नाम क्या है भाई? NAL, नल। तो नल का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? हमने दे रखा है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। ठीक है। नल इसने बनाया जल दोस्त एयरबोट और इलेक्ट्रॉनिक UAVQ। अब ये क्वेश्चन नाविक के अंदर तो पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट देना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 अगस्त 2023 को IIT मद्रास द्वारा आयोजित जो डिजिटल इंडिया जो है ना RISC संगोष्ठी में किसने भाग लिया था? नहीं, ये भी नहीं है, ये 5 है। RICS 5th, इसके अंदर किसने भाग लिया था? तो राजीव चंद्रशेखर नाम के जो है इंसान, इन्होंने भाग लिया था यहाँ पे। ठीक है। अब कह रहा है किस देश में राजा नोरोडोम सिहामोनी ने उन मैनेट का नया, अच्छा देखो अभी ये राजा जो है, ये इनका नाम है नोरोडोम सिहामोनी, ये किस देश के राजा हैं? तो ये कंबोडिया के राजा हैं। अब इन्होंने नया प्रधानमंत्री बनाया हुन मैनेट को, तो ये चीज पूछा जा सकता है। ओके, कि हुन मैनेट किस देश के, या फिर कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के नाम बताओ, या फिर हुन मैनेट जो रिसेंटली में प्रधानमंत्री बने वो किस देश के बने? कंबोडिया के। फिर भारत ने किस देश को मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया? अभी रिसेंटली हमने एक INS कृपाण उपहार में दिया, हमने का मतलब इंडिया ने, दैट इज वियतनाम, वियतनाम को दिया है। ओके, चलते हैं अगले सेट पे। सेट 6 नहीं, ये सेट 7 है। ठीक है, चलो अब ये पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है, जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुई थी। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया एक बुक है इंडिका, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आया था किसके दरबार में? ये भी पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। ओके, चलो अगला है चाणक्य को निम्न, देखो चाणक्य को आले किस किस नाम से जाता है? जो चाणक्य जो थे ना, थे वो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे, KAU होगा, कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे। तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य एक ही इंसान का नाम है।
फिर था यहाँ पे चीनी यात्री हेनसांग जो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया। तो हेनसांग जो था वो किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के तौर पे आया था क्या? नहीं, इसके टाइम पे नहीं आया था ये। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन में यहाँ पे मेरे को मिस्टेक लग रही है। हर्षवर्धन तो ऑप्शन में है, अच्छा है, डी के अंदर है। ठीक है, मैं अब सोच रहा था हर्षवर्धन लिखा नहीं है, हर्षवर्धन के टाइम पे ही आया था। ठीक है, हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। दो नाम मैं बताऊंगा, दोनों नाम में आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। एक है हेनसांग और एक था फाहियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा शायद उसी पे। हाँ, फाहियान। तो ये किसके टाइम पे आया था? ये विक्रमादित्य के टाइम पे आया था। ये चीज याद रखना, ये दोनों नाम पे मैं भी कभी कभार कंफ्यूज होता हूँ। तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन, हेनसांग, ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन, ऐसे याद करो। और फाहियान का याद कर लो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आया था। फिर हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? हर्षचरित एक पुस्तक है जिसको बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा, तो ऑब्वियस चीज है कि हर्ष के टाइम पे थे, तो हर्ष की चरित्र का मतलब तो समझ में आता है, हर्ष के बारे में लिखा गया है कि वो कैसे थे, किस प्रकार का शासन किया उन्होंने। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका के तौर पर जानी जाती है रजिया सुल्तान। 8 नंबर है, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा कराया था? देखो, कुतुब मीनार का कार्य का निर्माण पूरा किसने कराया था? तो आपको लग रहा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नहीं, उसने फाउंडेशन रखा था, नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसका जो दामाद था इल्तुतमिश, उसने उसको पूरा कराया था। ओके। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे? ये चीज पूछता है बहुत बार, महाराष्ट्र के अंदर है। फिर अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है भाई? अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो जातक कथाओं से संबंधित है, जातक टिल से रिलेटेड है। ठीक है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ पर है? खजुराहो पूछ दे तो वो मध्य प्रदेश के अंदर है। अजंता एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। और खजुराहो कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे, जिसको हम बाहुबली की मूर्ति के तौर पे भी जानते हैं, वो कर्नाटका में है। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति या फिर बाहुबली की मूर्ति कहेगा तो आपको कर्नाटका में कहना होगा आंसर। फिर कहेगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो वो मदुरई के अंदर है। मोस्ट स्टैटिक जो जीके थे मैं इसके अंदर करा रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अंकोर वाट कहाँ पर है भाई? अंकोर वाट पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? तो ये कंबोडिया में है, जोहुन मैग्नोट का मैंने बताया अभी। महाबलेश्वर अवस्थित है, तो महाबलेश्वर कहाँ पर है? ये चीज पूछ दे सकते हैं आपसे, जो कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर है। फिर प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसमें क्या होता है बोलोगे? होता है क्या? प्रकाश नौटंकी कर रहे होते हैं उसमें। जो देखो, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण होता है बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या हो जाता है उसको, रिफ्लेक्शन, वो दोनों बराबर होते हैं। कहाँ है इसका? अच्छा, इधर लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन जो एंगल बनते हैं वो बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब किसी नेत्र का निकटतम बिंदु है 25 सेंटीमीटर। लाइक मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, 25 सेंटीमीटर से मान लो ये आई है और 25 सेंटीमीटर पे किसी चीज को रखोगे तो ये क्लियरली विजिबल होगा। उससे दूर और उससे पास ले जाने पे विजिबिलिटी में फर्क पड़ता है, बट 25 सेंटीमीटर एक अच्छे या फिर एक जनरली आईज की ना एक न्यूनतम दूरी मानी जाती है कि इतने डिस्टेंस पे किसी भी चीज को क्लियरली देखा जा सकता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बनता है वो किस चीज का बनता है? तो वो होता है टंगस्टन का बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट था। हीटर पूछेगा नाइक्रोम का बनता है, बट जो विद्युत बल्ब का कहेगा तो टंगस्टन का, हीटर कहेगा नाइक्रोम का। तो ये भी चीज याद रखना, दोनों याद रखना। 19 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में लगा होता है। देखो, निकट दृष्टि दोष जब भी कहेगा ना उसको कॉनकेव लेंस, अगर मैं कोई भी कहेगा ना उसको नियर साइटेडनेस हो रखा है तो उसको कॉनकेव लेंस लगाएगा, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष होगा उसको उत्तल लेंस लगता है। ठीक है, उसको कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। ये चीजें याद रखना। ये वही अगला क्वेश्चन है तो इसका उत्तल लेंस हो जाएगा। मैंने तो पिछले वाले में बता रखा था इसको। अगला कह रहा है कि सौर सेल ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? देखो, जो सोलर एनर्जी होता है ना, सोलर सेल होते हैं ना, जो सोलर सेल, वो एनर्जी लेते हैं सन से। ठीक है, और उसको चेंज ये करते हैं या फिर कन्वर्ट करते हैं किसमें? तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रहे आपसे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी, कोयले। इनमें से किसका हम लोग खाना बनाने के तौर पे यूज नहीं करते? भाई, आपने सीएनजी से गाड़ी चलाते हुए देखा होगा, खाना बनाते हुए नहीं। ठीक है, चलो।
कार्य का मात्रक क्या है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, ऐसा यूनिट जूल ही होता है। फिर है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भाई, तो प्रकाश वर्ष किसका, डिस्टेंस का है, दूरी क्या है। कुछ लोग बोल देते हैं प्रकाश का, नहीं, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जो होता है खगोलीय दूरी मेजर कर रहे होते हैं हम लोग, पार्सेक से भी खगोलीय दूरी कर रहे होते हैं मेजर, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। मैंने पिछले वाले में पास्कल नहीं बोला था, पार्सेक कहा था। पार्सेक सबसे लंबी वो होता है, यूनिट है, सबसे लंबी दूरी को, खगोलीय दूरी को तय करने के लिए पार्सेक में मेजर करते हैं, ठीक है। और प्रकाश वर्ष को भी खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं पार्सेक से और लाइट ईयर से। लेकिन आपका प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज पास्कल। फिर सेट नंबर 8 देखते हैं, ना कि 7। 8 नंबर सेट देखो, आप कह रहा है, देखो थोड़ा सा सांस ले लेते हैं, ठीक है, काफी लंबा क्लास चला ये। क्या आगे के क्वेश्चन को हम लोग सेकंड पार्ट में कर लेंगे, अदरवाइज आपसे भी देखा नहीं जाएगा। अगर 2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो बन जाए तो इरिटेटिंग लगेगी, ठीक है। तो इसको सेकंड पार्ट में करवा दूंगा, पार्ट 2 को। और कोशिश रहेगी कल का मतलब 18 है ना, 19 तारीख को मैं स्टार्ट कर दूंगा। एग्जाम बेस से स्टार्ट है, लास्ट टाइम रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जाने से पहले याद दिला दूँ, अगर आपको जीडी की मॉक टेस्ट लगानी है टीचर स्टडी ऐप पे लगा सकते हो। इसकी प्राइस जो 120 रुपीज़ है, आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगी, 17 से लेकर 20 के बीच में। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका। अगर आपको पीडीएफ नोट्स बाय करने जो कि चैप्टर वाइज है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, ठीक है, और सेक्शन 2 की फिजिक्स में, सारे पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो एग्जाम से पहले। मोस्ट वीवीआई चीजें हैं, एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, मैं इतना बता सकता हूँ। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो कर शेयर कर देना।